हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 10 ऑफ GS3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने साइट्स, ट्रैफिक और IUCN के बारे में पूरा डिस्कस करा था एंड वी गेव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीफ अबाउट CMS। ठीक है, कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज़ के बारे में थोड़ा आउटलाइन समझा था कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज बॉर्न कन्वेंशन, बॉर्न जर्मनी में। ठीक है, वो थोड़ा बेसिक हमने समझा था बिकॉज डिटेल्ड हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट CMS। ठीक है, सो इन टुडेस लेक्चर विल बी क्लोजिंग CMS। उसके साथ साथ हम रामजार कन्वेंशन एंड UNCBD विच स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। रामजार कन्वेंशन में विल ऑल्सो डिस्कस द साइट्स। ठीक है, जो इंडिया के लिस्ट में है, इंडियाज़ रामजार साइट्स जितनी है अराउंड 49 के आसपास हैं। ठीक है, तो वो पूरी लिस्ट में दे दूंगा इस लेक्चर के अंदर। उसको बस इंडियन फिजिकल मैप के अंदर लेके उसको मैप कर देना और जस्ट मतलब उसको चिपका देना अपने स्टडी रूम में, सो दैट यू कैन ऑलवेज रेफर इट व्हेन एवर नीडेड। ठीक है, एक बारी में याद नहीं होगा, सो गिव इट सम टाइम, उसके बेसिस पे हो जाना चाहिए। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर के अंदर CMS के बारे में हमने ये डिस्कस करा था कि बेसिकली इसमें जो स्पीशीज़ हैं विच इट इंक्लूड्स एवियन, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब तीनों टाइप की जो स्पीशीज़ हैं, हवा में उड़ने वाली, पानी में तैरने वाली और ज़मीन पर चलने वाली, सारी स्पीशीज़ के बारे में इसमें डिस्कस होगा। ठीक है, जो फर्स्ट कन्वेंशन थी दैट हैपेंड इन बॉर्न जर्मनी। ठीक है, और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है COP, ठीक है, COP नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो COP 19, COP 23, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो होती है कि भाई ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कम टुगेदर, दे मीट, दे डिस्कस द एजेंडा, क्या प्रोग्रेस है, क्या टारगेट है, अगले 5 साल का क्या टारगेट है, ऑल दीज थिंग्स गेट डिस्कस्ड इन COP। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जब भी इसको पढ़ाई करो तो इसमें जो लास्ट हुआ था COP, कहाँ हुआ था, क्या एजेंडा था, वो मैं बता दूंगा किस हिसाब से, बिकॉज विल डिस्कस अबाउट COP 13 जो कि हमारा गांधीनगर में हुआ था 2020 में। तो उसमें क्या क्या पढ़ना होता है और जो नेक्स्ट कहाँ होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट कहाँ हुआ था और नेक्स्ट कहाँ होगा, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए लेटेस्ट। ठीक है, बाकी जो बेसिक फंडामेंटल है दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, लास्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि भाई थीम क्या थी, मस्कट क्या था, कहाँ हुआ था, ठीक है, व्हाट वर द हाइलाइट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का कंटेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो CMS आपका 1983 से है। ठीक है, सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज़ डिपेंड ऑन रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ द स्पीशीज़। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैकेनिज्म है उसका क्या फंडा रहता है कि भाई CMS में आपके अपेंडिक्स फॉलो होते हैं, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2। इन अपेंडिक्स के अंदर आपकी जो स्पीशीज़ है ना उनको डेजिग्नेट किया जाता है, या उसको मतलब स्पीशीज़ आपकी इसके अंदर एंटर करी जाती है कि भाई वो एक स्पीशी अपेंडिक्स 1 का पार्ट है या अपेंडिक्स 2 का। ठीक है, अपेंडिक्स 1 के अंदर वो स्पीशीज़ मेंशन करी जाती हैं जिन विच हैव हाई डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, हमने थ्रेटन ग्रुप के अंदर 3 टाइप की कैटेगरीज पढ़ी थी, तो उससे आप ये रेफर ले सकते हो कि भाई एक्सटेंशन मतलब विच इज़ मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। ठीक है, वर्ल्ड मैप से, तो उन स्पीशीज़ को अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। ठीक है, अपेंडिक्स 2 में क्या रहता है, जो जिनका पॉपुलेशन हिंड्रेंस पे है, बट येस दो स्पीशीज दैट नीड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 2 टाइप के अपेंडिक्स हैं CMS के अंदर। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वी वर डिस्कसिंग दिस विथ वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं था बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टोइज, तो इसमें यहाँ नोट करा लो। टर्टल इज़ अ सी ड्वेलर, इट कैन स्विम, एंड टॉर्टोइज इज़ अ लैंड ड्वेलर। ठीक है, ऑलिव रेडली टर्टल के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, उड़ीसा के शोर पे आते हैं ये एक साथ मास नंबर में ब्रीड करने के लिए। सो ऑलिव रेडली टर्टल। ठीक है, तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं, आते हैं उड़ीसा के कोस्ट पे पूरे बहुत हाई नंबर्स में, एंड देन दे ब्रीड एंड देन दे माइग्रेट अगेन। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टोइज इज, टर्टल आपका पानी के अंदर तैर सकता है और टॉर्टोइज आपका ज़मीन पे चलता है। ठीक है, नाउ इंडिया के टर्म्स में जो हुआ था दैट हैपेंड वाज COP 13 हुआ था। ठीक है, इट हैपेंड इन गांधीनगर 2020। इसके अंदर क्या है, 10 स्पीशीज़ थी वो ऐड करी गई थी अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में, बेसिकली 7 और 3 का बाइफिकेशन था। ठीक है, 7 स्पीशीज़ अपेंडिक्स 1 में ऐड करी गई थी और 3 स्पीशीज़ अपेंडिक्स 2 में। ठीक है, अब ये जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, यही आपको जब भी आप स्टडी करोगे, जिस एग्ज़ाम की प्रिपेयर करोगे, उससे मतलब उस एग्ज़ाम के टाइम पे जो COP हुआ होगा लास्ट, ठीक है, या रीसेंट, और जो नेक्स्ट जहाँ होना है उसके बारे में ये डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो जो COP13 इंडिया में हुआ था उसमें क्या हाईलाइट थी कि भाई 10 स्पीशीज़ ऐड हुए थे अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में. सेकंड वाज द मस्कट, कि भाई उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो मस्कट था वो क्या था, दैट वाज जीबी. जीबी स्टैंड्स फॉर योर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एनिमल है, ठीक है. थीम क्या थी, माइग्रेटरी स्पीशीज़ कनेक्ट द प्लानट एंड वी वेलकम देम होम, ठीक है. कि भाई माइग्रेटरी स्पीशीज़ का मतलब ये है कि वो स्पीशीज़ जो कि आपके कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, प्लेसेस टू प्लेसेस, होराइजन टू होराइजन, या फिर मतलब होता है ना टेरिटरी माइग्रेट करते हैं, ठीक है. दे हैव अ फ्री फ्लो ऑफ मतलब मूवमेंट थ्रू आउट द ईयर. तो वो जिस भी कॉन्टिनेंट या जिस भी कंट्री के अंदर जाते हैं वहाँ पे उसका जो इकोसिस्टम है, जिसमें जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, दैट शुड ऑलवेज बी प्रिजर्व्ड, ठीक है. उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा सो दैट देयर मूवमेंट, मतलब जो उनका स्पीशीज़ का मूवमेंट है वो हिंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो थीम यही थी, माइग्रेटरी स्पीशीज़ कनेक्ट द प्लानट एंड वी वेलकम देम होम, ठीक है. COP13 का जो लोगो था वॉज इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल कोलम फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है. और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में इसको मुग्गू आर्ट भी कहते हैं, ठीक है. तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम बताएंगे बेसिकली जो कोलम आर्ट है वो, इफ़ आई गिव यू एन हाईलाइट, ऐसे ऐसे करके ना गोल गोल सा होता है, ऐसे करके पूरा समथिंग लाइक दिस. तो आप एक बार सर्च कर लेना, कोलम आउट फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में उसको मुग्गू आर्ट भी कहते हैं. तो वो जो लोगो था इट वाज इंस्पायर्ड बाय दिस टू, ठीक है, ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ इंडिया, मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो CMS, क्योंकि CMS का मतलब यही होता है कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, ठीक है. तो माइग्रेटरी का मतलब वही है कि जो आते जाते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ सीजन, वेदर, या कुछ भी कह लो, ठीक है. सो इंडिया के टर्म्स में कुछ हमारे प्राइम एग्जांपल हैं स्पीशीज़ के जो हमारे इंडिया में विजिट करते हैं, ठीक है. सो इसमें लिख लो, इंडिया इज़ टेम्परेरी होम टू सेवरल माइग्रेटरी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड एवियन स्पीशीज़, ठीक है. इसमें कुछ एग्जांपल है, अमूर फाल्कॉन. अमूर फाल्कन बर्ड है बहुत बड़ी, मतलब ये नागालैंड में लैंड करती है, वहाँ से आती है ऊपर रशिया की साइड से, रशिया चाइना बॉर्डर से आती है ये. नागालैंड के एक विलेज में लैंड करती है, तो उसको देख सकते हो, ठीक है. बार हेडेड गीज, मरीन टर्टल्स, डुगोंग्स. डुगोंग्स हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इट इज़ नोन एज सी काउ, ठीक है. तो कुछ एग्जाम्पल लिख लो, अमूर फाल्कन, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स, मरीन टर्टल्स, डुगोंग्स, हम्पबैक वेल्स, स्नो लेपर्ड. ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे CMS, मतलब माइग्रेटरी स्पीशीज़ का, जो इंडिया में आते जाते रहते हैं, ठीक है. अब जो CMS है वो बेसिकली दो टाइप में बटा हुआ है, ठीक है. एक होता है एग्रीमेंट, एक होता है MOU. MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. अब MOU जो साइन करा जाता है वो बिटवीन पार्टीज इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, बट एग्रीमेंट जो है दैट इज़ ऑलवेज बाइंडिंग, ठीक है. एग्रीमेंट दो पार्टीज़ के मतलब ऐसा हो कि जैसे कि इफ़ आई से ये इसी का एग्जांपल ले लूँ अमूर फाल्कन का. तो अमूर फाल्कन को लेके अगर किसी दो कंट्री, जैसे दो से ज़्यादा कंट्री भी कह सकते हैं, रशिया, चाइना और इंडिया के बीच एग्रीमेंट होता है, तो दे नीड टू मेक श्योर कि जो भी अमूर फाल्कन का नेचुरल हैबिटेट है और जो एनवायरनमेंट है दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड 24/7, सो दैट देयर मूवमेंट शैल नेवर बी डिस्टर्ब. किसकी मूवमेंट, अमूर फाल्कन की. तो वो एक लीगली बाइंडेशन है. अगर किसी भी एक कंट्री की साइड से ये लैप्स होता है देन रेस्ट टू कंट्रीज कैन फाइल और यू कैन से रेज कंसर्न अगेंस्ट दैट कंट्री ऑन इंटरनेशनल फॉरम, ठीक है. बट MOU के अंदर ये है कि भाई ठीक है, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई उसका जो हैबिटेट है हमारे कंट्री के अंदर, हम उसको सेफली सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, बट नथिंग इज़ लीगली, ठीक है. अब इंडिया के टर्म्स में इंडिया ने ना मल्टीपल MOU साइन करे हुए हैं. तो इसमें सबसे पहला था आपका साइबेरियन क्रेन्स का 1998, ठीक है. देन इंडिया साइन MOUs विथ मतलब फॉर मरीन टर्टल्स 2007, ड्यूगोंग 2008 और रैप्टर्स इन 2016, ठीक है. लिस्ट है, काम आ सकती है, ठीक है. इन केस यू एवर वांट टू हाईलाइट द एग्जांपल्स कि भाई इंडिया ने माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, तो वी कैन राइट डाउन कि भाई MOU साइन करें इंडिया में. द फर्स्ट वन वाज 1998 विद रिस्पेक्ट टू साइबेरियन क्रेन्स. दैन 2007 में मरीन टर्टल्स, ड्यूगोंग इन 2008 एंड रैप्टर इन 2016, ठीक है. नाउ ये जो 10 स्पीशीज़ जो हमने ऊपर COP13 में बात करी थी, इसमें हमारा बाइफिकेशन हुआ था अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में 7 और 3 का. 7 स्पीशीज़ वर एडेड इन अपेंडिक्स 1 एंड 3 स्पीशीज़ वर एडेड इन अपेंडिक्स 2, ठीक है. तो COP13 में
इंडिया में जो गांधीनगर में हुआ था 2020 में, उसमें अपेंडिक्स 1 के अंदर जो था, अपेंडिक्स 1 आपका वही है जो स्पीशीज़ विद हाई डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है, और अपेंडिक्स 2 आपका वही है कि दो स्पीशीज़ विच नीड्स टू बी कंजर्व्ड और टू हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट, राइट। तो COP 13 में अपेंडिक्स 1 इज योर एशियन एलिफेंट, जैगुआर, जिबी, बंगाल फ्लोरिकन, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन, एल्बाट्रॉस, ओशियनिक वाइट टिप शार्क, एंड अपेंडिक्स 2 में यू हैव यूरियल, स्मूथ हैमरहेड शार्क एंड टोप शार्क, ठीक है। तो ये आपका CMS था पूरा, ठीक है। डिटेल में इसमें इसके बियॉन्ड नहीं है, मतलब इट हैज़ एवरीथिंग प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। इसका बस रीसेंट जो भी COP हो या अगर कोई लेटेस्ट करंट अफेयर्स में न्यूज़ आती है तो उसको आप इस पर ऐड ऑन करके इसको और अपडेट कर सकते हो, बट स्टैटिक पार्ट के लिए इतना काफ़ी रहेगा, राइट। नाउ सेकंड टॉपिक फॉर द डे इज रामसर कन्वेंशन। डिटेल में है ये, तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो रामसर कन्वेंशन इज बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर योर वेटलैंड विच इज ऑल्सो नोन एज पीटलैंड्स, ठीक है। पीटलैंड्स हमने लास्ट मतलब आई थिंक कुछ लेक्चर्स पहले डिस्कस करा था। बेसिकली एक वाटर बॉडी है जिसका ना तो कोई एग्जिट सोर्स है ना इनकम सोर्स है वाटर का, वो वहाँ पे स्टॉल्ड है, ठीक है। और जो भी नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्टेज वगैरह आते हैं उसकी वजह से वो वहाँ पे मतलब एक हेलो की जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए वो एक सोर्स ऑफ वाटर की तरह है। वहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनके लिए एक वो सोर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है, राइट। तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली आपका इज़ अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज पीटलैंड्स, ठीक है। रामसर का जो मतलब है दैट इज इट इज़ अ ईरानियन सिटी बेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ कैस्पियन सी, ठीक है। अब वेटलैंड्स आर ऑल्सो नोन एज मार्शी, स्वम्पी, पीटलैंड्स, बॉग एंड माइल रीजन, ठीक है। 1970 तक इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, बट 1970 के बाद इट वॉज डिसाइडेड कि भाई वेटलैंड ही एक प्राइमरी अम्ब्रेला कैटेगरी कर दो और उसके अंदर इन सबको इंक्लूड कर लो, ठीक है। सो व्हाट इज़ वेटलैंड, इसमें लिख लो वेटलैंड इज़ वाटर लॉग कॉमा नेचुरल और आर्टिफिशियल कॉमा परमानेंट और टेम्पररी कॉमा स्टैटिक वाटर, रनिंग वाटर कॉमा इनलैंड और कोस्टल लो टाइड लेवल रीजन, ठीक है। सो यही इधर लिखा हुआ है पूरा। इसमें जो टाइड हाइट है इट्स ऑलवेज लेस देन 6 मीटर, ठीक है। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन इज बेसिकली जो मेंटेन करता है दैट इज़ योर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, ठीक है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड बेसिकली आपका रहता है कि भाई बेसिकली किसी भी कंट्री का अगर कोई भी बायोडाइवर्सिटी या कुछ भी आता है, किसी भी कंट्री का अगर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर नाम आता है तो दैट मीन्स इट्स अ डिस्ग्रेस फॉर दैट कंट्री, ठीक है। क्योंकि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या रखता है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विच आर ऑलरेडी डिग्रेडेड अबाउट टू डिग्रेड और डिग्रेडिंग इन नेचर, ठीक है। कि भाई जो इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती है कोई भी ऐसी वेटलैंड जो कि या तो भाई या तो किसी स्पीशीज़ के लिए एक एक्वेटिक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रही है या ऐसी जगह है जहाँ के आसपास के लोग उस वाटर बॉडी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एनी एक्सप्रेस्ड रीज़न उस वेटलैंड का जो नेचर है दैट इज़ गेटिंग डिग्रेडेड या फिर वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है, ठीक है, या फिर वो डिग्रेड होने वाला है, ठीक है। तो इन तीन कैटेगरी के बेसिस पे अगर किसी भी वेटलैंड का नाम मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में आ जाता है तो दैट बिकम्स अ शेम फॉर दैट कंट्री जहाँ पे वो वेटलैंड है, ठीक है। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड आपके तीन टाइप की कैटेगरीज ऑफ वेटलैंड्स को कैरी करता है, ठीक है। डिग्रेडेड इन नेचर, अबाउट टू डिग्रेड एंड डिग्रेडिंग इन नेचर, ठीक है। अब इंडिया की साइड से क्या है भाई? इंडिया की साइड से मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर आज के टाइम पे दो हैं, केबुल लमजाओ लोकतक मणिपुर का जो है एंड केलोडो नेशनल पार्क राजस्थान, ये दो हैं अभी रिकॉर्ड्स में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है बिकॉज इससे पहले तीन थे चिल्का लेक भी था हमारा मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में, बट वो 2002 में रिमूव कर दिया गया बिकॉज द सिचुएशन इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो इन टोटल तीन थे, तीन में से एक चिल्का लेक हट गया, बट अभी आज के टाइम पे केबल लमजाओ, ठीक है, और आपका केलोडो नेशनल पार्क है अभी भी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लिख लो, अंडर दिस मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड ओनली कंट्रीज हुज नेम कम इन द मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड शुड बी ऑन देयर टोज एज इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ शेम, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ वेटलैंड 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वेटलैंड डे, ठीक है, ठीक है। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बियॉन्ड अगर टिल फरवरी 2020 तक अगर मैं देखूँ तो 2 न्यू रामसर साइट्स वर एडेड, इन टोटल वी हैव अराउंड 49, ठीक है। तो 49 में जो लेटेस्ट दो ऐड हुए थे फ्रॉम इंडिया
मेकिंग द लिस्ट ऑफ टोटल 49 साइट्स। तो इसमें एक था आपका केजाडिया बर्ड सेंचुरी, which is in Gujarat, and another one is your Bhakila Wildlife Sanctuary, यूपी। ठीक है, ये दो ऐड हुए थे तो कंबाइंड टुगेदर इज योर 49 एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लिख लो अबाउट रामजार कन्वेंशन। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्योंकि वो हो गया है, उतने तक की था। ठीक है, जो 2 फेब आपका इंटरनेशनल वेटलैंड डे था वहाँ तक आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो। अब इसके बियॉन्ड वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन रामजार कन्वेंशन। लिख लो इसमें, रामजार कन्वेंशन इज नोन एज वाटरफाउल हैबिटेट एंड ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 2 February 1971 विच इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, Ramsar Convention, next you write Ramsar Convention, also known as Convention on Wetlands of International Importance, full stop. ठीक है, now next give the next heading as Objective of Ramsar Convention. इसमें लिखो The objectives of Ramsar Conventions are number 1 conservation and sustainable utilization of wetlands. ठीक है, the second is stop the encroachment and loss of wetlands. ठीक है, ये प्राइमरी मतलब बेसिक आउटलाइन है। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करूँ तो रामजार कन्वेंशन बेसिकली आपका इट वर्क्स विद 6 ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके संग रामजार कन्वेंशन मिलके काम करता है, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस ही आपको सिग्निफाई करेंगे कि भाई ये जो एक वेटलैंड है इस पे हमारी बर्ड स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, राइट, या फिर हमारे कोई सर्टेन नेचुरल स्पीशीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है या जिनकी ग्रोथ के लिए वो वेटलैंड ज़रूरी है। तो दे इवेंचुअली कन्वे दिस टू द रामजार कन्वेंशन एंड कलेक्टिवली दे ऑल टेक द डिसीजन कि ठीक है कौन से किस कंट्री के किस पीटलैंड को हम डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ रामजार कन्वेंशन, राइट। तो जो 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ रामजार कन्वेंशन काम करता है दैट इज़ योर IUCN, IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF, नॉट दैट रेसलिंग बट दैट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड योर WWT दैट इज़ योर वाइल्ड फोल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, WWT। ठीक है, देयर आर फ्यू अदर पार्टनर्स ऑल्सो, ठीक है, जिसके संग रामजार कन्वेंशन कंबाइंड होकर काम करता है, दैट इज़ योर CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, UNCCD स्टैंड्स फॉर योर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, CMS तो है ही आपका, एंड WH स्टैंड्स फॉर योर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लिंकेज विद रामजार कन्वेंशन इज़ इंपॉर्टेंट, और अगर इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ लोगे तो वो भी ठीक है, बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर इसमें से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ठीक है। नाउ फ्यू जो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मतलब ऐसे कोई जो फंडिंग बॉडीज़ हैं जो सीधा सीधा पैसा देती हैं रामजार कन्वेंशन को टू एक्सपैंड एंड मेक श्योर द जो प्रोसेस है रामजार कन्वेंशन का वो प्रॉपरली फुलफिल हो, ठीक है। तो इसमें से कुछ ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि फंडिंग प्रोवाइड करते हैं रामजार कन्वेंशन के लिए। नंबर 1 इज़ योर ग्लोबल एनवायरमेंटल फंड, ठीक है। सेकंड इज़ योर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, UNEP, UNDP, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप एंड सम स्पेशल प्रोग्राम्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था यूनेस्को को मैप इज़ योर मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ सकते हो कि भाई मतलब किस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं रामजार कन्वेंशन को, इसमें आप थोड़ा डिटेल में एक बार गूगल कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट हाँ, इंटरनेशनल पार्टनर्स और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ रामजार कन्वेंशन कनेक्टेड है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर लेना, बिकॉज दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द रामजार कन्वेंशन वर्क्स, बट कलेक्टिवली कैसे और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, रीज़न क्या है आने का, उसको भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। So other partners is done, project funding is also done. Now some key features of Ramsar Convention, ठीक है। So basically रामजार कन्वेंशन के कुछ खास फीचर इस हिसाब से हैं कि भाई ये ऐसे वेटलैंड्स को रिकग्नाइज करता है जो दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। तो नंबर 1 इज़ योर रामजार कन्वेंशन रिकग्नाइजेज द वेटलैंड्स विच आर वाइटल फॉर ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। Ramsar Convention, next right, Ramsar Convention supports practical wetland sustainable utilization of countries, ठीक है। और Ramsar sites include, इसमें लिखो categorizations, natural and human made wetlands, inland fresh water, marshes, rivers,
comma lakes, comma reservoir, comma coastal and marines, comma lagoons, estuaries, mangroves, coral reefs, seagrass beds. ये नहीं लिखा, seagrass beds. तो इतने टाइप की जो वेटलैंड्स हैं इन सबको इंक्लूड करता है रामसार कन्वेंशन, ठीक है. बेसिकली वेटलैंड्स अगर आप अम्ब्रेला टर्म देखोगे तो वो ये है कि भाई कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जो मतलब बायोडाइवर्सिटी प्रमोट करती है, या ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े एरिया में जैसे सी या ओशन हो गया उसको एक्सक्लूड करके बाकी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती हैं, उसको आप रामसार कन्वेंशन के तहत रामसार साइट डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है. नाउ अब किसी भी साइट को रामसार साइट डिक्लेयर करने के पीछे जो स्ट्रैटेजी रहती है कि किस बेसिस पे आप किसी वेटलैंड को डिक्लेयर करोगे रामसार साइट, उसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी रहती है. विल डिस्कस दैट स्ट्रैटेजी, ठीक है. सो रामसार स्ट्रैटेजिक प्लान इज योर, मतलब पहला रहता है आपका 3 पिलर एक्शन. अब इस 3 पिलर एक्शन में क्या रहता है, इसमें कैटेगराइजेशन है, ठीक है. 3 पिलर एक्शन में सबसे पहला है आपका नंबर 1, वर्किंग टूवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ एक्शंस, ठीक है. कि भाई एक्शन प्लान कैसा है पूरा, तो दे नीड टू कम अप विद अ प्लान रामसार कन्वेंशन सो दैट दे कैन कम अप विद अ प्लान जिसके बेसिस पे जो वेटलैंड का वाइज यूज़ है, इवन इफ इट इज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फॉर एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और मतलब अगर उस वेटलैंड को एक्सपैंड भी करना है तो उसके बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी लेके आनी पड़ेगी जिसमें वाइड रेंज ऑफ एक्शन होता है कि भाई कैसे हम इस वेटलैंड की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, या इसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, या इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, या और स्पीशीज़ को इस वेटलैंड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट इज़ योर नंबर 1 स्ट्रैटेजी प्लान, ठीक है. द सेकेंड प्लान इज further identification, designation and management of a comprehensive suite of sites for the long lasting of wetlands of international importance, ठीक है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई ऐसी चीज़ें आपको मैनेज करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है. प्रॉपर प्लान लेके आना है जिसकी बेसिस पे अगर कोई जैसे वेटलैंड आप चूज़ कर रहे हो तो उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन या लॉन्ग टर्म उसका जो कंडीशन है वो बरकरार रहे, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी वेटलैंड को चूज़ करा एज अ रामसार साइट, 5 साल बाद ही उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, या वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ गया. तो दैट शुड नॉट बी द केस. इफ़ यू आर पिकिंग एनी साइट फॉर रामसार कन्वेंशन एज अ रामसार साइट, तो वो जितने साल तक पॉसिबल हो, मैक्सिमम पॉसिबल है तो तब तक वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना चाहिए, या जितना भी उससे एक्सपेक्टेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इकोसिस्टम, ह्यूमन बीइंग का जो सर्वाइवल है, वो सारी चीज़ें उसको होनी चाहिए. ऐसा एक्शन प्लान लेके आना है, ठीक है. दिस इज योर सेकंड पॉइंट. थर्ड इज कोऑपरेटिंग इंटरनेशनली इन द डिलीवरी ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन, ठीक है. कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अगर फंडिंग की ज़रूरत है तो फंड ले आओ, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, ठीक है. अगर किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो इफ़ कोई भी ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे IUCN हो गया, ठीक है, ट्रैफिक हो गया, अगर उनमें से किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है तो दे शुड बी एबल टू प्रोवाइड दोज एक्सपर्टीज़ व्हेन इट कम्स टू वेटलैंड कंजर्वेशन, ठीक है. तो ये कुछ 3 पिलर एक्शन, मतलब 3 पिलर एक्शन स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक है, इन चूजिंग अ रामसार साइट एंड देन प्रोसीडिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ सेम, ठीक है. नाउ अब ये इतना सब जो हम बखेड़ा कर रहे हैं कि भाई किसी एक वेटलैंड को रामसार साइट डिक्लेयर कर रहे हैं, देन उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका प्रिकॉशन, उसका सस्टेनेबिलिटी, एवरीथिंग वी आर लुकिंग अप टू, क्यों कर रहे हैं. तो क्वेश्चन इज व्हाई वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट. तो इसमें कुछ रीजंस हैं. नंबर 1, वेटलैंड इज अ स्टोरेज ऑफ फ्रेश वाटर, एग्रीड. सेकंड, वेटलैंड होल्ड्स अ इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है. हो सकता है कि भाई अगर बड़ी बड़ी फिशरीज़ हैं, कोई जो फिशिंग कंपनीज़ हैं, या बड़ी बड़ी छोड़ो, विलेज लेवल पे ही अगर आपके कोई मछुआरे हैं जो कि डेली की डेली मछली पकड़ते हैं और बेचते हैं मार्केट में, तो दैट होल्ड्स अ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है. डोमेस्टिक पर्पस भी है, जो मछली पकड़ रहा है वो बेच भी रहा है, उसे खा भी रहा है, तो उसके लिए सर्वाइवल भी हो गया, ठीक है. थर्ड इज़ योर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर. ऑब्वियसली अगर कोई भी वेटलैंड अगर एक फ्रेश वाटर भी है, ठीक है, चलो ठीक है, सीजनल बेसिस पे ही उस पर बारिश हो रही है और पानी रिसाइकिल हो रहा है पूरा, बट स्टिल it holds a it holds as an important source of fresh water, ठीक है, for the survival of the surrounding, ठीक है. तो फोर्थ लिखो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर और कंजर्व्ड वाटर, ठीक है.
बिकॉज अगर कोई एक सोर्स ऑफ वाटर है वेटलैंड के अंदर और इवेंचुअली वो डिग्रेड होना स्टार्ट होता है तो देन द पीपल विल बी डिपेंडेंट ऑन द अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। और हमें भी पता है कि अंडरग्राउंड वाटर को रिफिल करना इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। जिस लेवल पे हम कंज्यूम करते हैं उस लेवल पे हम कभी भी उसको रिसाइकिल होने नहीं देते। रिसाइकिल का मतलब है रिफिल होना अंडरग्राउंड वाटर। तो जो ओपन सोर्स या खुले में दिख रहा है हमें कि भाई हाँ ठीक है, अगर कोई बड़ा सा तालाब है उसमें फ्रेश वाटर है तो वी कैन सर्वाइव ऑन दैट वाटर, बट वी नीड टू मेक श्योर कि वो जो वेटलैंड है दैट नीड्स टू बी यू नो एनवायरमेंटली फिट और वो हाइजीनिक पानी होना चाहिए, सो दैट वी कैन हैव द डिपेंडेंसी ऑन दैट वाटर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, वेटलैंड क्रिएट सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड लाइवलीहुड। ये हमने डिस्कस कर लिया। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ही अगर आपने मछली निकाली और मछली बेची, मछली फिश फ्राई खा लिया, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर लाइवलीहुड्स, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट वाई वेटलैंड्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अनदर टॉपिक, मतलब सब टॉपिक ये है क्योंकि हम ये एक रामजार कन्वेंशन को पूरा ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर, सो दैट ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव कैन बी अंडरस्टूड इन अ एफिशिएंट मैनर, ओके। नाउ मेन कॉज ऑफ डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ वेटलैंड्स। नंबर 1, इसका जो मेन रीज़न है कि क्यों वेटलैंड्स डिग्रेड हो रहे हैं, मेजर चेंज इन लैंड यूज़, स्पेशली इंक्रीज एग्रीकल्चर ग्रेजिंग एंड वाटर डाइवर्जन थ्रू डैम्स। भाई किसी आप आज से जैसे लैंड आप नॉर्मल क्रॉपिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, अब आपने ऐसी क्रॉप लगाना स्टार्ट कर दिया विच इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन वाटर, जैसे राइस, ठीक है। अब राइस लगाना स्टार्ट करें तो आपको पानी का कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है। पानी का कंजम्पशन बढ़ गया, ये तो एक रीज़न है। इसके साथ साथ अगर आपने ग्रेजिंग कुछ ज़्यादा ही करा दी, ठीक है, तो उसमें भी आपको पानी ज़्यादा लगेगा। एंड देन थर्ड रीज़न इज़ जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, जिसकी वजह से वो जो वेटलैंड है वो रिफिल होता था, वो आपने रोक दिया बिकॉज ऑफ द डैम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लार्जर इंटरेस्ट में अगर आपने सोचा कि भाई डैम बना देंगे, बट उसको इम्पैक्ट ये है कि उस एरिया के अंदर 5 वेटलैंड जो हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गए, तो दैट होल्ड्स, मतलब दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न कि वाई डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड इज हैपनिंग, बिकॉज डैम बना दिया, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो है वो रुक गया, उसके बेसिस पे डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड स्टार्ट हो गया। सो दिस इज़ द नंबर 1 रीज़न, मतलब दिस इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। सेकेंड इज कैनलाइजेशन। कैनल बनाई जाती है ना, कि मतलब आपने देखा होगा विलेज वगैरह में, ये एक फार्म है, ये एक फार्म है, ये एक फार्म है, बीच में से कैनल जारी होती है पानी की, यहाँ से जाती है, यहाँ से जाता है पानी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो कैनलाइजेशन में क्या है कि भाई सोर्स ऑफ वाटर तो वही, अब वो रिफिल हो नहीं रहा, जितना ज़्यादा तुम कैनल बना के उसका कंजम्पशन ले रहे हो, ठीक है। सो सेकेंड इज कैनलाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज, रिवर वैलीज एंड कोस्टल एरियाज आर द प्राइमरी कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक या फिर शंकर से पढ़ लोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। बट पर्सपेक्टिव जाना ज़रूरी है कि भाई रामजार कन्वेंशन के हिसाब से क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं, ठीक है। मेन कॉज ऑफ डिग्रेडेशन हो गया आपका, 3 पिलर एक्शंस हो गया, ठीक है। वाई वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट एनी रामजार साइट, ठीक है। अब भाई किसी भी साइट को रामजार साइट तुम ऐसे ही मुँह उठा के तो डिक्लेयर करने दोगे, तो देर आर टोटल 9 क्राइटेरियाज, आउट ऑफ विच अगर 5 भी फुलफिल हो गए तो देन साइट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ रामजार साइट, ठीक है। तो इन टोटल वी हैव 9 क्राइटेरियाज, 9 क्राइटेरियाज में से 5 अगर फुलफिल हो गए तो देन दैट साइट विल बिकम अ रामजार साइट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है नंबर 1, अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक species, or if it's an example of a natural wetland type found with the appropriate biogeographic region, ठीक है। भाई ऐसा कोई वेटलैंड है जहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई से ऐसा वेटलैंड है जहाँ पे पोलर बियर मिलता है, ठीक है। अब पोलर बियर जहाँ जिस वेटलैंड के अंदर सर्वाइव कर रहा है तो उसके लिए वो नेचुरल हैबिटेट है, तो उसमें आपको मेक श्योर करना है कि भाई ये तो कोई ऐसी स्पीशीज़ को सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट दे रहा है जो कि बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो वो आपका नंबर 1 क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। नंबर 2 क्राइटेरिया इज इफ दैट वेटलैंड सपोर्ट्स वल्नरेबल इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज और थ्रेटन्ड बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। थर्ड लिखो, इफ़ इट सपोर्ट्स, इफ़ इट का मतलब होता है वेटलैंड्स, राइट, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। इफ़ इट सपोर्ट्स, ब्रैकेट में लिख लेना, वेटलैंड्स, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज
important for maintaining biological diversity of a particular biogeographic region, ठीक है, ये थर्ड क्राइटेरिया है. फोर्थ है आपका इफ़ इट सपोर्ट प्लांट स्लैश एनिमल स्पीशीज एट अ क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है. जैसे हाथी का बच्चा है, अब हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है. अब उसके इनिशियल ग्रोथ के हिसाब से एक ऐसा वेटलैंड है जहाँ से वो पानी पी सकता है, ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे वो मस्त खा पी के आराम से अपने जो अर्ली स्टेज है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है हाथी का बच्चा, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा है जहाँ पे वो ईजिली अपना ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ जो है वो आराम से ले सकता है. उसके बाद भले अगर वो बड़ा होता है तो भाई वो इधर से उधर माइग्रेट हो सकता है, बट जो इनिशियल ग्रोथ है, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है उस हाथी के बच्चे के लिए, उसके लिए वो वेटलैंड एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, फूड और लेट्स से कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है. तो देन इट बिकेम्स अ क्राइटेरिया फॉर रामसार कन्वेंशन, ठीक है. सो दैट वाज योर फोर्थ क्राइटेरिया. फिफ्थ वन इज इफ द वेटलैंड सपोर्ट 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, ठीक है. सिक्स्थ इज if it supports 1% of individual in a population of one species or subspecies of water bird, ठीक है, self explanatory है. Seventh is if it supports indigenous fish subspecies, species of families, life history stages, species interaction and population that are representative of wetlands benefit और वैल्यूज़ एंड दे बाय कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है. 8 इज़ योर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेस, नर्सरी फॉर माइग्रेशन पाथ ऑन विच फिश स्टॉक्स, either within wetlands or elsewhere. The ninth is your regularly support 1% of individual in a population of one species or subspecies. So ये टोटल आपके 9 टाइप के क्राइटेरिया हैं, 9 क्राइटेरिया हैं, जिसमें से अगर 5 कोई से भी 5 फुलफिल हो गए तो एक वो साइट डिक्लेयर हो सकती है एज अ रामसार साइट अंडर रामसार कन्वेंशन, ठीक है. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, अब इंडिया के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो इन टोटल वी हैव अराउंड 49 रामसार साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है. तो वो सारी लिस्ट पूरी दे रखी है, एक बारी गो थ्रू कर लो, बाकी रिपीट करके देखते रहना और फिजिकल मैप में मार्क करके इसको स्टिकअप कर लेना, ठीक है, अपने किसी स्टडी रूम में, ठीक है. तो रामसार साइट्स ऑफ इंडिया, इसमें सबसे पहला वाला अष्टमुड़ी वेटलैंड केरला, 20 कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, भीतरकनिका मैंग्रोव्स उड़ीसा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, छिलका लेक उड़ीसा, दीपोर बील असम, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड वेस्ट बंगाल, हरिके एंड हरिका, इंपॉर्टेंट है ये, कन्फ्यूज मत होना, हरिके वेटलैंड पंजाब, हरिका वेटलैंड JNK, कांजली वेटलैंड पंजाब, ठीक है, केलाड़ा नेशनल पार्क राजस्थान, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, कोलेरू लेक आंध्रा, लोकतक लेक मणिपुर, ठीक है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात, नंदूर मदामेश्वर महाराष्ट्र, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब, ठीक है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी यूपी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी यूपी, पॉइंट कैलीमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, ठीक है, पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश, रोपार वेटलैंड पंजाब, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, सामन बर्ड सेंचुरी यूपी, समसपुर बर्ड सेंचुरी यूपी, सांबर लेक राजस्थान, सांदी बर्ड सेंचुरी यूपी, सरसई नवाई झील यूपी, सस्तम कोटा लेक केरला, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ठीक है, सुरेंसार मनसार लेक JNK, सोमोरिरी लद्दाख, अपर गंगा रिवर ब्रिज घाट टू नरोरा यूपी, ठीक है, वेम्बनाथ कोल वेटलैंड केरला, वूलर लेक JNK, असान कंजर्वेशन रिजर्व UK उत्तराखंड, कबरथाल वेटलैंड बिहार, लोनार लेक महाराष्ट्र, सोकर वेटलैंड लद्दाख, सुर सरोवर यूपी, ठीक है, वाधवा वेटलैंड बरोड़ा गुजरात, बिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, हैदरपुर वेटलैंड यूपी की भी ये नहीं है, सॉरी दिस आई गॉट रॉन्ग, 47 यहाँ थे और जो हमने 48 और 49 पढ़े
दैट वाज योर खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी. I'll just write खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात एंड भाकीला, यूपी. ठीक है. सो ये इन टोटल आपके हो गए 49 लिस्ट, मतलब लिस्ट ऑफ 49 रामजार साइट्स ऑफ इंडिया. स्टेट के हिसाब से मार्क कर लेना. ठीक है. एंड फिजिकल मैप पे रखोगे तो ज़्यादा बेटर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रामजार कन्वेंशन. नेक्स्ट टॉपिक यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. अब इसमें क्या सीन है 1992 में जो देखो इसकी हिस्ट्री जाती है 1992 जो सबसे पहला अर्थ समिट हुआ था. ठीक है. सारी खिचड़ी वहीं से पकाई हुई है. ठीक है. अब 1992 में अर्थ समिट हैपेंड एट रियो डी जेनेरियो. ठीक है. ठीक है. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, यूएनसीईडी. ठीक है. अब उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई उसमें एक एजेंडा 21 डिक्लेयर करा गया विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द इशूज़ दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व बिफोर वी मूव टू द न्यू सेंचुरी. ठीक है. 2000 मतलब ऑब्वियसली 1992 से लेकर 2008 साल है. अब उन्होंने ये बोला कि भाई एजेंडा 21 डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर हम ऐसे इश्यूज़ को डिक्लेयर करेंगे दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व. ठीक है. सो दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व बिफोर वी मूव इनटू द न्यू सेंचुरी, 2000 से पहले. ठीक है. और ये वो इश्यूज़ थी जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ थी. ठीक है. तो ऑब्वियसली उसमें से मल्टीपल लिस्ट थी. मल्टीपल लिस्ट में से एक ऐसा इशू था जो कि था आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है. तो अब इसकी कहानी ये समझ लो 1982 में आपका अर्थ समिट था रियो डी जेनेरियो में. ठीक है. उसमें इन सब देश दुनिया वालों ने डिक्लेयर करा कि भाई नए सेंचुरी में जाने से पहले हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं वी शुड रिजॉल्व इट. ठीक है. तो उन एग्जिस्टिंग इश्यूज़ की एक लिस्ट बनी जिसको कहा गया एजेंडा 21, एजेंडा 21. एजेंडा 21 में से एक इशूज़ था आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है. उस एक इशू को लेकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी विच वॉज योर यूएनसीबीडी. 1992 के अंदर ही बनी है. ठीक है. ठीक है. और उस एक इशू के लिए पूरी से पूरी अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई. ठीक है. इसमें लिख लो पहले 1992 अर्थ समिट हैपेंड एट रियो डी जेनेरियो. ठीक है. इन समिट इट वाज डिसाइडेड दैट इन नेक्स्ट 8 years विल बी एंटरिंग इन न्यू सेंचुरी एंड वी शुड सॉल्व आवर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स. Full stop. This was categorized in Agenda 21. Full stop. Next, right. One of the wish to resolve problems was conservation of biological diversity, and in the same year, UNCBD was organized in 1992. ठीक है. UNCBD signatories or parties are meant to meet in every 2 years, and this meeting is called COP, Conference of Parties. ठीक है. जो हमारी लास्ट COP हुई थी जो अपडेट मतलब इसको अपडेट कर लेना, COP 5 हैपेंड इन 2020 एट कुमिंग चाइना. सो COP 5 2020 ये UNCBD वाला है. ठीक है. जो हमारा 2020 के अंदर ये था कुमिंग, रुको, चाइना. COP 13 वो गांधीनगर वाला दूसरा है, कंफ्यूज मत होना. ठीक है. वो CMS वाला था COP 13. ये UNCBD वाला COP 5 2020. ठीक है. अब इस UNCBD के बेसिस पे फ्रॉम 2000 टू 2020 COP 1 से लेकर 14 हुए. लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वाज ड्रॉन व्हिच वाज सपोज टू बी एनालाइज्ड इन COP 15 एंड न्यू ऑब्जेक्टिव्स नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड. तो इन्होंने पूरा 20 साल का डेकेड चूज़ करा, 2000 से 2020. ठीक है. इसके बीच में आपके COP 1 से लेकर COP 13 तक होने थे, सॉरी 14 तक. ठीक है. आई विल रब द रिमेनिंग, जस्ट वेट. ठीक है. तो इन्होंने डिकेड डिसाइड करा 2000 से 2020. इसके बीच में होना था इनका COP 1 से लेकर COP 14 तक. ठीक है. 14 के बाद COP 15 में ये सब प्लान था बिकॉज कोविड तक सब कुछ ये प्लान था. कोविड जैसे आया सबके धज्जियाँ उड़ गई. तो COP 15 के अंदर न्यू ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश होने थे, ये डिसाइड हुआ था. ठीक है. अब जो न्यू ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो इन्होंने साल चूज़ करा था दैट वाज फ्रॉम 2021 टू 2030. ठीक है. अब इसमें बस ये था कि एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि अब COP 1 से लेकर COP 14 के बीच में आपका जो COP
5 था और COP 10 था। इसमें 2 नए प्रोटोकॉल्स ऐड हुए, लिख देते हैं इसको, COP 5 एंड COP 10 में 2 न्यू प्रोटोकॉल्स केम। Those were your Cartagena protocol and Nagoya प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये पूरी कहानी क्या थी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच विल बी योर लेक्चर 11 UNCBD इन डिटेल। इसके अंदर हम इन 2 के बारे में ही प्राइमरी फोकस करेंगे। बाकी फंक्शनिंग और कैटेगराइजेशन क्या है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, सॉरी कार्टाजीना, ये कास्टाजीना नहीं है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्चुअल सबमिट, कूमिंग वगैरह ये सारा डिस्कस होगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। फॉर नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग UNCBD इन डिटेल। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम ये सारे 2 जो प्रोटोकॉल हैं और इंडिया का क्या रोल है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी है, ठीक है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। So this is all for today. I hope you found this video informative. ठीक है, please like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep studying, keep working hard, and I'll see you in the next one.